वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 14 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो जो प्रोडक्टिविटी वर्ड है वो कहाँ से आया है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर क्या होते हैं आपको पता है? कोई भी इकोसिस्टम है उसके अंदर कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट। ठीक है, तो प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की मदद से कुछ प्रोड्यूस करता है, इसीलिए प्लांट को बोला जाता है प्रोड्यूसर। और वो जो कुछ भी बनाते हैं उसी को बोला जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको वर्ड। अब आगे पढ़ते हैं। A constant input of solar energy is the basic requirement of any ecosystem to function and sustain। अब देखो, कोई भी इकोसिस्टम ठीक से काम तभी कर पाएगा जब उस इकोसिस्टम के अंदर कांस्टेंट सप्लाई होगी सोलर एनर्जी की। मतलब सोलर एनर्जी वहां पे कॉन्स्टेंटली आनी चाहिए, क्योंकि जब सोलर एनर्जी आएगी तभी प्लांट क्या कर पाएगा? फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, और तभी आगे की प्रोसेस सारी चल पाएगी। अब यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ बायोमास या कितना अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक प्लांट प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट है वो साल में, ठीक है, टाइम पीरियड हम क्या ले रहे हैं? एक साल का ले रहे हैं। तो कोई प्लांट है वो एक साल में क्या कर रहा है? जितना भी बायोमास बना रहा है उसी को बोला जाता है उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट और एनर्जी। तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्शन है इसको मेजर किया जाता है वेट में या फिर एनर्जी में। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, मतलब कोई प्लांट कितना बायोमास बना रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको बोला जाता है उसकी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि हमने ड्यूरेशन ली थी एक साल की, तो एक प्लांट है वो काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है बायोमास का, ठीक है, एक साल में। और कोई प्लांट है जो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है बायोमास का एक साल में। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा किसकी होगी? पहले वाले की, जो बहुत ज्यादा बायोमास का प्रोडक्शन कर रहा है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, अभी जो प्रोडक्टिविटी है इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे ये टर्म है। ठीक है, ये हो गई हमारी वेट की और ये हो गई हमारी एनर्जी की, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो जनरली दो में डिवाइड कर दी जाती है। एक तो हो गई आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस मतलब टोटल जो होती है, ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको एनपीपी बोलते हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कोई इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस कर रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसी को बोला जाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है, इसमें ये बहुत सारे प्लांट हैं, ऐसे फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, इस इकोसिस्टम में क्या है? यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हो गए। अब ये प्लांट, ठीक है, किस रेट से, मतलब किस स्पीड से ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही कहलाती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ओके, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन। अब क्या हुआ? ये जो इकोसिस्टम में ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने क्या किया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी करी, मतलब जो जो भी टोटल इन्होंने प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना, इसमें से ना कुछ जो प्रोडक्टिविटी है वो ना लॉस हो जाती है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ जीपीपी जो है वो लॉस हो जाता है रेस्पिरेशन की फॉर्म में। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। और जब जीपीपी से माइनस कर देते हैं आर को, तो वो कहलाता है एनपीपी। अब इसका मतलब क्या है, इन सारी चीजों को हम समझेंगे यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है उससे। ठीक है, तो यार उससे पहले अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, सॉरी वीडियो को। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमने अभी यहाँ पे नीचे देखा, इसी को हमने इधर देखना है। तो सबसे पहले क्या है? ये सन, ठीक है। तो इस सन से लाइट आ रही है। लाइट किस पे पड़ रही है? प्लांट पे पड़ रही है। तो प्लांट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी ग्लूकोज, ठीक है, या जितना भी जो बायोमास है वो जो प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाएगा जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, टोटल कितना बना।
अब देखो जितना भी ये ग्लूकोज बनता है, इस ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, आपको पता है। तो क्या होगा, ये जो जीपीपी में से कुछ जो ग्लूकोज है लिखा है यहाँ पे, सम ग्लूकोज यूज टू सप्लाई एनर्जी टू ड्राइव सेलुलर प्रोसेस। कुछ ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, रेस्पिरेशन से एनर्जी बनती है और एनर्जी बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे ये हो गया रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जीपीपी में से अगर आप रेस्पिरेशन वाला जो है प्रोसेस उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास जो प्रोडक्टिविटी बचेगी वो कहलाएगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे लिखा भी है रिमेनिंग अवेलेबल ग्लूकोज इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर है? जीपीपी क्या था, टोटल ग्लूकोज कितना प्रोड्यूस हुआ, उसमें से कुछ ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा एटीपी बनाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, ठीक है, वो हो जाएगा। जो रिमेनिंग बचेगा वही कहलाएगा एनपीपी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस आर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो दिस इज एन इक्वेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। Net primary productivity is the available biomass for the consumption to heterotrophs, means herbivores and decomposers. अब बात आप समझो, प्लांट के अंदर अब बचा है सिर्फ एनपीपी, ठीक है, और जो हर्बीवोर होते हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, वो पेड़ों को खा रही है, ठीक है, जैसे पत्तों को खा रही है, घास को खा रही है, तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब किस में चली जाएगी, ये किस में चली जाएगी, हर्बीवोर्स में या फिर डीकम्पोजर्स में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जो रिमेनिंग जो भी ये प्रोडक्शन हुआ है, एनपीपी जो बचा है, ये अब किसके लिए अवेलेबल है, ये अवेलेबल है हर्बीवोर्स के लिए या फिर डीकम्पोजर्स के लिए। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, हमने बात करी थी ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब यहां पे बात आ जाती है कंज्यूमर की। तो देखो एनपीपी जो बच गई, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस प्लांट के अंदर है, अब ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो भी है ये किसके लिए अवेलेबल है, हर्बीवोर्स के लिए। तो जैसे ये हर्बीवोर है, उसने इस प्लांट को खाया तो उसके अंदर ये चली गई, ठीक है। अब ये जो हर्बीवोर है, इसी को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर बोला जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर बोल लो आप, ठीक है। तो ये जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर को बनाएगा वो कहलाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो डिफरेंस समझ में आया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तब होता है जब फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट जो कुछ भी बनाता है उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है जब कोई हर्बीवोर, जो एनिमल, जब प्लांट को खा लेता है और उसको खाने के बाद जो नया ऑर्गेनिक मैटर वो बनाता है अपनी बॉडी के अंदर, उसको बोला जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी कि प्लांट की स्पीसीज पे, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट की स्पीसीज होंगी जो बहुत अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस करती होंगी, कुछ होंगी जो कम रेट से फोटोसिंथेसिस करती होंगी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इस पे डिपेंड करती है प्लांट की स्पीसीज पे। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन्वायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे होंगे तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, और प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगा। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर एक इकोसिस्टम की अलग अलग होती है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली, अब होल बायोस्फीयर मतलब पूरी दुनिया का, अगर हम एनुअल मतलब साल का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेते हैं तो वो कितना आता है, 170 बिलियन टन्स ड्राई वेट में ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑफ दिस, डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन आर ओनली 55 बिलियन टन। अब ये बात समझो, टोटल अर्थ की जो प्रोडक्टिविटी है वो 170 बिलियन है, ठीक है, और हमारी अर्थ का जो 70% एरिया है वो किसने कवर कर रखा है, ओशियंस ने, ठीक है ना, ओशियंस ने कवर कर रखा है। तो ओशियंस कितनी प्रोडक्टिविटी कर रहा है, सिर्फ 55 बिलियन, सिर्फ 55 बिलियन, ठीक है। तो टोटल हो गई 170 बिलियन, उसमें से 55 बिलियन जो है वो ओशियन प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है, जबकि ओशियन 70% कवर करता है अर्थ को। तो अब इससे आप क्या समझे, इससे आप ये समझे कि जो ओशियन की प्रोडक्टिविटी है ना वो कैसी है, लो है। दिख रहा है यहाँ पे,
क्वेश्चन भी पूछ रहा है वो कि मेन रीज़न क्या है ओशन की लो प्रोडक्टिविटी का। तो इसका रीज़न जनरली क्या होता है कि जो ओशन होते हैं ना वहाँ पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। जब लाइट पड़ रही है तो लाइट जो है ना वो बहुत नीचे नहीं जा पाती ओशन में, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो जब लाइट की इंटेंसिटी वहाँ पे कम रहेगी तो फोटोसिंथेसिस भी वहाँ पे क्या होगा, कम होगा ऑब्वियसली, और इसीलिए ओशन में कम होती है। ठीक है, चलो तो ये इस वीडियो का हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो कि है डिकम्पोजिशन। ओके, बाकी वही रिपीट एक बार करना पड़ेगा यार। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना ये एक्चुअली डिकम्पोजर्स की है। ठीक है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि डेड एनिमल को ब्रेक करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, डेड प्लांट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगी एंड वर्म्स। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि सिंपल सा मैंने पहले ही बताया था, एक प्लांट है वो डेड हो गया, वो गिर गया नीचे मिट्टी में, फिर वो क्या होता है, खत्म होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है। तो उसे कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। ठीक है, यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थ फॉर्म बीइंग रिफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड। आपको पता है कि जो अर्थ फॉर्म है ना वो किसानों का दोस्त है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? This is because they help in breakdown of complex organic matter as well as in loosening of the soil। तो जो अर्थ फॉर्म होता है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है ना उसको ब्रेक डाउन करता है और साथ में जो सॉइल है उसको लूज करता है। अब इसका क्या मतलब है, जो अर्थ फॉर्म है वो सॉइल को लूज करता है, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि सॉइल के अंदर एयर ज्यादा जाती है, एयरेशन ज्यादा होता है, साथ में वाटर भी ज्यादा जा पाता है, जिससे प्लांट जो है ना उस सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो अर्थ फॉर्म होता है वो क्या करता है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर उसको ब्रेक करके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है, और फिर वो इनऑर्गेनिक मैटर जो है प्लांट अच्छे से यूज कर पाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अब व्हाट इज डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, अब व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक मैटर? देखो सिंपल सा डिफरेंस है। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना वो उनके अंदर क्या रहते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है ऑलवेज ऑर्गेनिक मैटर में। एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए जो गए, और लिपिड्स, फैट, ये सब। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, ऐसे जिनके अंदर ना आपको कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर, सॉल्ट, ठीक है, इसके अलावा अमोनिया हो गया, ऑक्साइड्स हो गए, ये सब इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब देखो, डेड प्लांट्स रिमेन सच एज लीफ, बार्क, flowers and dead remain of animals including fecal matter constitute detritus। detritus क्या होते हैं, detritus होते हैं जो dead remains रहते हैं प्लांट या एनिमल के, या जो फीकल मैटर भी रहता है वो भी detritus कहलाता है। विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। सिंपल है, जैसे एक प्लांट है, ये प्लांट डेड हो गया, डेड होके गिर गया नीचे। ठीक है, तो जो नीचे गिर गया तो यही क्या कहलाएगा, डिट्रीटस कहलाएगा, और यही डिट्रीटस का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो ये जो डिट्रीटस है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डिट्रीटस मतलब ये जो डेड प्लांट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, ब्रेक होता है और किस में कन्वर्ट होता है, इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन के लिए जो यहाँ पे रॉ मटेरियल है वो क्या है, डिट्रीटस है। और फिर ये जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है ना, इसको ये कहाँ पे चले जाता है, सॉइल में चले जाता है, और फिर सॉइल से
इसी इनऑर्गेनिक मैटर को नए प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ग्रो करते हैं। यही चीजें यहाँ पे चलती रहती है। द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन आर, अब स्टेप्स कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो इनको एक एक करके हमने यहाँ पे देखना है। तो देखो, डिट्रीवोर्स, डिट्रीवोर्स क्या होते हैं, जो कि डिट्रीटस का डीकम्पोजिशन करते हैं, डिट्रीटस को ब्रेक डाउन करते हैं। तो डिट्रीवोर्स एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, ब्रेक डाउन डिट्रीटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। तो डिट्रीवोर्स जैसे कि अर्थवॉर्म है, वो क्या करते हैं, जो डिट्रीटस होते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं, तो इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। देन बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt. लीचिंग में क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल, ध्यान रखना, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सॉइल में चले जाते हैं, सॉइल हॉरिजन में। सॉइल हॉरिजन क्या होता है कि जो सॉइल का सरफेस होता है ना, उसके पैरेलल जो लेयर्स रहती हैं सॉइल की, वो सॉइल हॉरिजन कहलाती है। तो वहां पे ये इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट है वो चले जाते हैं। ठीक है। देन बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम्स degrade detritus into small inorganic substances. This process is called catabolism. तो what is catabolism? जो बैक्टीरियल या जो फंगल एंजाइम्स हैं वो डिट्रिटस को ब्रेक कर देते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है। It is important to note that all the above steps in decomposition operate simultaneously on the detritus. मतलब ये जो भी steps है ना, ये एक के बाद एक होते रहते हैं simultaneously. ठीक है। Then humification and mineralization occur during decomposition in the soil. अब यहाँ पे क्या होता है, humification होता है और mineralization होता है। इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है उसको हम यहाँ पे अभी समझेंगे। देखो, फर्स्ट इज ह्यूमिफिकेशन। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होता है और उसकी मदद से यहाँ पे क्या बनता है, ह्यूमस, और इसी प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। अब व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है, एक डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि फॉर्म होता है सॉइल में, सॉइल में बनता है। जबकि कब बनता है, जब प्लांट और एनिमल मैटर डिके करते हैं। ठीक है ना, समझ लो ना बात को। जो डेड प्लांट एनिमल है, जब वो ना डिके होने लगते हैं, मतलब वो डिकम्पोज डिग्रेड होने लगते हैं, तो उस टाइम पे ना एक डार्क ऑर्गेनिक फॉर्म बनती है सॉइल में, उसको बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस की बनने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। देन होता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फर्दर डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस बन गया, अब ह्यूमस का और डिग्रेडेशन होगा, वो और ज्यादा ब्रेक होगा, किसकी मदद से, बाय माइक्रोब्स, रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल। तो ह्यूमस जब और ज्यादा ब्रेक होगा तो ह्यूमस के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर सॉइल में आ जाते हैं, और इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मींस जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में दोबारा आ गए। ठीक है। तो यहां पे लिखा भी है, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू अक्युमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है। तो ह्यूमिफिकेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस बनता है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, दैट इज स्लाइटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। अब ध्यान रखना है, जो ह्यूमस होता है ये क्या होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के लिए। मतलब माइक्रोब जो है ना, इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। साथ में क्या होता है, ये जो ह्यूमस होता है ये बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, बहुत धीरे धीरे ब्रेक होता है। ठीक है। अच्छा, चलो आगे पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर का डायग्राम देखेंगे। बीइंग कोलॉइडल इन नेचर, अब जो ह्यूमस होता है वो कोलॉइडल नेचर का होता है। ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इट सर्व्स एज अ रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो ये ह्यूमस होता है ये कोलॉइडल फॉर्म में होने की वजह से क्या कर पाता है, आसानी से ना जो न्यूट्रिएंट्स है उसको पकड़ के रखता है। ठीक है, अपने साथ साथ में ये वाटर का भी काफ़ी अच्छा एब्जॉर्प्शन करके रखता है। कौन, ह्यूमस। ठीक है।
द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स। अब ह्यूमस धीरे धीरे क्या होगा, डिग्रेड होगा माइक्रोब्स की मदद से, एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। जो ह्यूमस है उस पर क्या होगा, जो माइक्रोब्स है वो धीरे धीरे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो ह्यूमस ब्रेक होगा, तो ह्यूमस से क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो रिलीज होकर के कहाँ आ जाएगा, सॉइल में आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऊपर के डायग्राम की, फिगर की 14.1। ठीक है, यहां पे रखते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है, अ ट्री ग्रो इन अ सॉइल। सॉइल में ट्री ग्रो कर रहा है, उससे एक पत्ता यहाँ पे गिरा, ग्राउंड में नीचे गिर गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस पत्ते को कुछ इंसेक्ट्स खाएंगे, कुछ और अदर एनिमल्स भी खाएंगे, तो पत्ते के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो एनर्जी है, वो फूड वेब में एंटर कर जाती है। ठीक है, फूड वेब फूड चेन को हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पत्ते को कीड़ा खा रहा है, फिर क्या होगा, सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन की वजह से क्या होगा, जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे ना पत्ते के, वो कहाँ पे आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एरो ये दे रखा है, तो इसने क्या बोला कि लीव्स पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर्स। तो लीव्स को कंज्यूम कौन करते हैं, डिकम्पोजर, जैसे कि फंगी और बैक्टीरिया। दे बिगेन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर। अब ये जो पत्ते हैं ना, ये एकदम क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मतलब अपनी जो शेप है वो लूज कर देते हैं, फॉर्म जो है वो लूज कर देते हैं, साथ में क्या हो जाते हैं, लिटर हो जाते हैं, मतलब एकदम कूड़े की तरह हो जाते हैं। कूड़ा एक्चुअली कूड़े की तरह मतलब नहीं है बोलने का, मतलब वो पत्ते ना थोड़े खराब से हो जाते हैं, अब वो पत्ते नहीं लगते। ठीक है ना, क्योंकि वो डिकम्पोज हो गए। देन क्या होगा, फर्दर डिकम्पोज बाय अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, सॉइल, मिट्स एंड फंगी। फिर आगे फर्दर डिकम्पोजिशन होगा इसका, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी ये पत्तों के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट थे वो कहाँ आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। फिर इधर से भी देखो जो न्यूट्रिएंट है वो कहाँ आ गए, सॉइल में आ गए। तो सॉइल कैसी हो गई, ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो गई, जो कि नए प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये साइकिल यहाँ पे इस तरीके से चलती है, और ये कौन सी साइकिल है, डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जमीन में जो होता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं अब थोड़ा सा बचा है बस। तो डिकम एक मिनट रुक जा, हाँ। डिकम्पोजिशन इज लार्जली अन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन में ना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है काफी ज्यादा। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डिट्रिटस। अब किस रेट से डिकम्पोजिशन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिट्रिटस के केमिकल कंपोजिशन पे। ठीक है, कि कैसा केमिकल है, मतलब कितनी आसानी से वो केमिकल डिग्रेड हो पाता है, उस पर डिपेंड करेगा, और क्लाइमेटिक फैक्टर पे, मतलब आसपास के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्रिटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अब देखो इंपॉर्टेंट है, अगर डिट्रिटस में लिग्निन और काइटिन काफ़ी ज़्यादा होगा तो वो बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होगा। और क्विकर कब होगा, इफ डिट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। तो अगर उसमें डिट्रिटस में नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे तो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। Temperature and soil moisture are the most important climate factor that regulate decomposition through their effect on the activity of soil microbes. अब टेम्परेचर और सॉइल जो मॉइस्चर है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्रिटस के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर वहाँ पे सॉइल के जो माइक्रोब्स हैं वो काम कर पाएंगे। जैसे कि वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। गर्म और जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है ना, उसमें डिकम्पोजिशन आसानी से होता है। Whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition resulting in build up of organic material। तो यहाँ पे क्या बोला कि अगर लो टेम्परेचर है या एनारोबियोसिस हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, जो डिकम्पोजिशन होगा ना वो इनिबिट हो जाता है। ठीक है ना, नहीं हो पाता, रिजल्टिंग इन बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बिल्डअप हो जाएगा काफी सारा। ठीक है, मतलब वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, मतलब वो इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो को। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ यार बीच में कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अगर आप एक्चुअली में मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये सब मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब को इससे लगता है कि वीडियो में दम है, वीडियो में कुछ जान है, इसलिए वो आगे और लोगों को भी सब ये मतलब और लोगों तक भी पहुंचाएगा, नए लोगों तक तभी पहुंचाएगा ना जब यूट्यूब को लगेगा कि इस वीडियो में कुछ जान है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।